आज हम लोग बात करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम के बारे में। तो उसके पहले हम कुछ डिफिनेशंस देख लेते हैं। रैंडम सिग्नल एंड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। तो जैसा नाम से लग रहा है कि रैंडम सिग्नल है तो टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा। लेकिन रैंडम सिग्नल इसका मतलब कि किसी भी पॉइंट पे हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, एक घंटे बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, एक सेकंड बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। हम लोग इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ये रैंडम सिग्नल है, टाइम के साथ वेरी करेगा बट किसी फॉर्मेट या किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फॉलो करते हुए नहीं चेंज होगा। लेकिन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल का क्या मीनिंग हुआ कि ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड हम किसी भी पॉइंट पे हम बता सकते हैं बाय यूजिंग ए मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल का एक मैथमेटिकल फॉर्म होगा, फार्मूला होगा, एक्सप्रेशन होगा, जिससे कि हम किसी भी टाइम इंस्टेंट पे उसका एम्पलीट्यूड बता सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन रैंडम सिग्नल का कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो हम किसी भी पॉइंट पे उसका वैल्यू नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो रैंडम सिग्नल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नॉट पॉसिबल। इसका एग्जांपल है टेम्परेचर ऑफ रूम। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ रूम एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, और डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉसिबल होगा। जैसे एक फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5t+3। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम किसी भी t के लिए इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे t इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करेंगे 3 आएगा, t इज इक्वल टू 100 पे फाइंड करेंगे 503 आएगा। तो हम किसी भी टाइम इंस्टेंट पे इसका वैल्यू बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। If signal future value can be realized exactly at present point of time, it is called as deterministic signal. Such signals have well-defined mathematical expressions. If signal future value cannot be realized exactly at present point of time, it is called as random signal. Such signals do not have well-defined mathematical expressions. ठीक है, तो ये है रैंडम सिग्नल एंड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल का डिफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल। तो कॉजल सिग्नल का डिफिनेशन क्या है? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 व्हेन टी इज लेस देन 0। किसी भी सिग्नल का हम प्लॉट देख के हम बता सकते हैं, किसी उस सिग्नल का ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि वो कॉजल सिग्नल है कि नहीं है। तो कॉजल सिग्नल डिफाइन किया गया है कि एफ ऑफ टी, उस सिग्नल का वैल्यू 0 होगा एट टी लेस देन 0 के लिए। तो किसी भी सिग्नल में देख लीजिए कि टी लेस देन 0 के लिए वैल्यू 0 है तो कॉजल सिग्नल, टी लेस देन 0 के लिए वैल्यू 0 है तो कॉजल सिग्नल, टी लेस देन 0 के लिए वैल्यू 0 है तो कॉजल सिग्नल। इसके बाद टी इज इक्वल टू टी ग्रेटर देन 0 के लिए कब डिफाइंड हो रहा है, कब से डिफाइंड हो रहा है, कितना वैल्यू है, क्या है, उससे मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है कि t लेस देन 0 के लिए वैल्यू 0 है तो कॉजल सिग्नल होगा। तो ये तीनों सिग्नल हमारे कॉजल सिग्नल हो गए। नॉन कॉजल सिग्नल का डिफिनेशन क्या है? ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो नॉन कॉजल सिग्नल का डिफिनेशन है कि एफ ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन टी इज लेस देन 0। यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 था, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हो जाएगा नॉन कॉजल सिग्नल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि नॉन कॉजल सिग्नल में ज़रूरी नहीं है कि 0 हो, मतलब कि नॉन ज़ीरो होगा t लेस देन 0 के लिए। मतलब कि t लेस देन 0 के लिए किसी न किसी t के लिए कुछ न कुछ वैल्यू डिफाइंड होगी। t लेस देन 0 के हर एक पॉइंट पे वैल्यू 0 नहीं होगा। t लेस देन 0 के लिए हर एक पॉइंट पे वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा? कॉजल सिग्नल। t लेस देन 0 के लिए किसी न किसी पॉइंट पे नॉन ज़ीरो वैल्यू मिले, उस सिग्नल को हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉजल सिग्नल। जैसे ये दोनों ग्राफ देखिए, तो
t लेस देन 0 के लिए 0 नहीं है, -2 एंड 0 के बीच में कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉन कॉजल सिग्नल। ये t लेस देन 0 के लिए एक स्ट्रेट लाइन है, तो t लेस देन 0 के लिए भी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि ये हमारे दोनों नॉन कॉजल सिग्नल हो जाएंगे। नेक्स्ट डिफिनेशन देखिए बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सिग्नल का। तो बाउंडेड सिग्नल का डिफिनेशन है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ टी लेस देन आर इक्वल टू एन। एन क्या है? फाइनाइट फॉर ऑल टी। इसका मतलब कि बाउंडेड, जैसा कि नाम से ही मीनिंग लग रहा है कि इसका जो वाई लिमिट होगा, जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो बाउंडेड होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी, किसी फाइनाइट वैल्यू से लेस देन होगी। कहने का मतलब कि कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। जैसे इसमें देखिए साइन टी है, तो ये 1 एंड -1, 1 एंड -1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगा। तो y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक हुआ? -1 to 1। ये बाउंडेड सिग्नल हो गया। y हमारा t हमारा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, लेकिन y हमारा क्या होगा? y हमारा बाउंडेड होगा -1 और 1 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा बाउंडेड सिग्नल का एग्जांपल हो गया। और ये एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए है, तो ये भी हमारा कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? बाउंडेड सिग्नल। बाउंडेड सिग्नल का मतलब कि हर एक टाइम इंस्टेंट -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए फाइनाइट एम्पलीट्यूड होगा, तो इसमें भी फाइनाइट एम्पलीट्यूड होगा। ये एफ ऑफ टी है, तो इसमें देखिए ये कुछ भी, इसको मान लीजिए -1 पे है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है मान लीजिए 1, तो -1 से स्टार्ट है इन्फिनिटी तक, लेकिन वैल्यू हमारा 1 से डिक्रीज होते 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 0 पे टेंड कर जाएगा। तो ये y में देखिए, y में वैल्यू हमारा क्या है? फाइनाइट है। t हमारा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाए और y में वैल्यू हमारा किसी बाउंड्री के बीच में हो, किसी फाइनाइट वैल्यू हो, कोई फाइनाइट वैल्यू हो, तो हमारा हो गया बाउंडेड सिग्नल। अनबाउंडेड सिग्नल का मीनिंग क्या हुआ? कि जो कि बाउंडेड ना हो। जो बाउंडेड ना हो इसका मीनिंग कि किसी न किसी, जब हम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे जाएंगे तो किसी न किसी टाइम इंस्टेंट पे वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करे, तो वो अनबाउंडेड हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है -2 से निगेटिव स्लोप का, इधर निगेटिव की तरफ जाएंगे तो -इन्फिनिटी पे ये इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा, तो ये क्या हो गया? अनबाउंडेड। मतलब इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो जाए, इसका मतलब कि ये अनबाउंडेड सिग्नल हो जाएगा। ये देखिए e के पावर में at sin t, तो इसका जो ऑसिलेशन है, जो एम्पलीट्यूड है, वो e के पावर में at से बढ़ता जाएगा और ये इनफाइनाइट पे वैल्यू इनफाइनाइट दे देगा, तो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर गया y में, इसका मतलब कि ये अनबाउंडेड। ठीक ऐसे ही ये भी -इन्फिनिटी पे इनफाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है, ऑसिलेट करेगा इनफाइनाइट -इनफाइनाइट ऐसा, तो ये भी हमारा अनबाउंडेड सिग्नल हो गया। e के पावर में -at, इन्फिनिटी पे इनफाइनाइट की तरफ टेंड है, तो किसी न किसी वैल्यू पे यदि इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो जाए तो वो अनबाउंडेड। ठीक ऐसे ये भी अनबाउंडेड सिग्नल। तो बाउंडेड में y हमारा फाइनाइट वैल्यू होगा हर एक टाइम इंस्टेंट पे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अनबाउंडेड सिग्नल में किसी न किसी एक पॉइंट इंस्टेंट पे भी वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। देखिए राइट साइडेड सिग्नल और लेफ्ट साइडेड सिग्नल का डिफिनेशन क्या है? राइट साइडेड का मतलब कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और वो राइट साइड की तरफ ही ग्राफ होगा, तो वो राइट साइडेड सिग्नल है। जैसे ये देखिए t=0 से स्टार्ट है, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, मतलब राइट साइड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि राइट किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो और राइट साइड की तरफ चला जाए तो वो राइट साइडेड सिग्नल। ये ज़रूरी नहीं है कि 5 से ही स्टार्ट हो, ये -5 से भी स्टार्ट होके जाएगा तो राइट साइडेड सिग्नल। ये ज़रूरी नहीं कि 0 से ही स्टार्ट हो, ये -2 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो भी राइट साइड, लेकिन किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो और वो राइट साइड की तरफ मूव करे तो वो हो जाएगा राइट साइडेड सिग्नल। लेफ्ट साइडेड सिग्नल क्या होगा? किसी पॉइंट से स्टार्ट हो और वो उसके राइट में ग्राफ ना हो, उससे पहले ही सारा ग्राफ हो,
उससे पहले ही सारा ग्राफ हो, तो इससे पहले का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड में ही सारा ग्राफ हो। तो देखिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 के लेफ्ट में ही ग्राफ पूरा का पूरा है, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइडेड सिग्नल। -3 के पहले क्या है, पूरा का पूरा ग्राफ है, -3 के बाद क्या है, ग्राफ नहीं है, इसका मतलब कि ये लेफ्ट साइड। अभी ज़रूरी नहीं कि -3 से ही स्टार्ट हो, ये 3 से भी स्टार्ट होके डिक्रीज होते हुए इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाए तो भी ये क्या होगा, लेफ्ट साइडेड। कहने का मीनिंग ये है कि किसी पॉइंट के राइट में ना हो, लेफ्ट में ही पूरा का पूरा ग्राफ हो तो वो हो जाएगा लेफ्ट साइडेड सिग्नल। और किसी पॉइंट के लेफ्ट में सिग्नल ना हो, केवल राइट में ही हो तो वो राइट साइडेड सिग्नल। और लेफ्ट में भी हो, राइट में भी हो, लेफ्ट में भी हो, राइट में भी हो, तो ये इसको बोलेंगे टू साइडेड सिग्नल आर बोथ साइडेड सिग्नल। एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इफ ए सिग्नल इज अलाउड टू कंसिडर ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज इन इट्स डायनेमिक रेंज इज कॉल्ड एज एनालॉग सिग्नल, वेयर एज if a signal is allowed to consider only some specific value in its dynamic range is called digital signal। तो एनालॉग एंड डिजिटल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ सिस्टम क्या होता है, ए सिस्टम इज एनी मैथमेटिकल एंटिटी दैट मैप्स सेट ऑफ इनपुट टू ए सेट ऑफ आउटपुट। जो 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 एक सिस्टम होगा वो इनपुट और आउटपुट को मैप करेगा, मतलब इस इनपुट के लिए ये आउटपुट, तो ये इनपुट चेंज किए तो इसके लिए एक अलग आउटपुट, मतलब किसी न किसी एक रूल के अकॉर्डिंग ये इनपुट, हम इनपुट देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा, इनपुट चेंज किए तो इसके अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज होगा। तो एक सिस्टम है, ये है कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम। तो ये टी का फंक्शन होगा, जब कंटिन्यूस टाइम सिस्टम है तो टी का फंक्शन होगा इनपुट हम xt दिए तो आउटपुट yt आया। अब ये मैप कर रहा है इनपुट को आउटपुट से, ये सिस्टम मैप करेगा इनपुट को आउटपुट से। जैसे ही हमने इनपुट चेंज किया x1t कर दिया तो आउटपुट चेंज हो जाएगा y1t, क्योंकि ये मैपिंग कर रहा है, जैसे जैसे हम इनपुट चेंज करेंगे वैसे वैसे ये मैप करके आउटपुट चेंज कर देगा। x2t है तो आउटपुट चेंज कर देगा y2t, मतलब एक कहने का मीनिंग है कि एक डिफरेंट इनपुट ले रहे हैं, x2t का मीनिंग ये है। इससे भी कोई डिफरेंट इनपुट हम ले लिए xkt तो आउटपुट क्या दे देगा, ykt। तो हम इनपुट चेंज करेंगे आउटपुट चेंज मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही डिफाइन है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, इसका मतलब कि ये जो सिस्टम है इनपुट आउटपुट क्या होगा, डिस्क्रीट वैल्यूज होगा। तो x1n इनपुट है तो y1n इनपुट मिला, x2n इनपुट है तो y2n इनपुट मिलेगा। ऐसे ही कोई kth इनपुट लेंगे xkn तो आउटपुट मिलेगा ykn। कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम इनपुट चेंज करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में आउटपुट चेंज करिएगा। बाय यूजिंग ए रूल ये इनपुट मैप करके आउटपुट चेंज करता जाएगा। तो सिस्टम कैन बी डिफाइंड बाय रिलेटिंग रिस्पॉन्स टू द सिस्टम। सिस्टम कैन बी डिफाइंड बाय रिलेटिंग द रिस्पॉन्स टू द सिस्टम। कोई सिस्टम है, सिस्टम का अपना एक इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स इनपुट देते हैं तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आउटपुट दे देता है। तो ये बोल रहा है कि रिलेटिंग रिस्पॉन्स टू द सिस्टम, इस सिस्टम और रिस्पॉन्स से रिलेट करके हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। या बाय फिजिकल कंपोनेंट। बाय फिजिकल कंपोनेंट का मीनिंग क्या है कि सपोज एक इंटीग्रेटर सर्किट है, इंटीग्रेटर सर्किट में कुछ कंपोनेंट लगे होंगे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, उसको एक बॉक्स में हम पैक किए। सपोज इनपुट जो 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 इंटीग्रेटर के इनपुट हम कुछ देंगे, आउटपुट कुछ लेंगे। तो ये जो इंटीग्रेटर सर्किट हो गया, जो कंपोनेंट हो गया, वो एक सिस्टम हो गया। क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट दे रहे हैं, वो आउटपुट इस कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा जैसे जैसे हम इनपुट चेंज करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल कंपोनेंट से भी हम किसी सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं।
ऐसे ही डायोड डिटेक्टर सर्किट होता है, डिफरेंशिएटर हो गया, फिर कोई भी सर्किट हो गया, उसको हम एक सिस्टम बोल सकते हैं जिसमें कि इनपुट दें, आउटपुट मिले हमें, उसका हम इम्पल्स रिस्पॉन्स भी निकाल सकते हैं। या फिर किसी सिस्टम को हम डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंस इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिस्टम को हम एक डिफरेंस इक्वेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम होगा, डिफरेंस इक्वेशन का यूज़ करेंगे जब हमारा डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होगा, या फिर किसी सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स से, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स से, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h ऑफ t से या h ऑफ n से। कंटिन्यूअस के लिए h ऑफ t, डिस्क्रीट के लिए h ऑफ n। या फिर उसके ट्रांसफ़र फंक्शन से डिफाइन कर सकते हैं h ऑफ ओमेगा, h ऑफ s, h ऑफ z। ये हम आगे पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, अभी बस इतना समझ लिए। किसी सिस्टम को हम एक स्टेट वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक सिस्टम को डिफाइन करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। अभी पढ़ते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। तो कोई भी सिस्टम लीनियर तब होगा जब ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करे या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करे। लीनियर सिस्टम वो सिस्टम होगा जो कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो करे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करे। जब दोनों को फॉलो करेगा तब वो लीनियर होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम एडिटिव प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, एक सिस्टम था, हम इनपुट दे रहे थे xt, आउटपुट मिल रहा था yt। तो इसी सिस्टम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनपुट हम दे रहे हैं xt, ये हमारा सिस्टम है, ये आउटपुट दे रहा है yt, ठीक है। तो ये सिस्टम है, सिस्टम में हम इनपुट दे रहे हैं xt, तो आउटपुट क्या मिल रहा है? yt। ये yt जो होगा ये फंक्शन ऑफ xt होगा, लेकिन हम yt केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो xt इनपुट दिए तो yt आउटपुट मिला, और xt में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, एक रेशियो में चेंज करें, तो yt में भी सेम उसी रेशियो में चेंज हो, yt में भी सेम उसी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। xt इनपुट दिए तो yt आउटपुट मिला, axt इनपुट दिए तो ayt मिले आउटपुट, ठीक है। xt को हम किसी रेशियो में चेंज कर रहे हैं तो yt भी उसी रेशियो में चेंज हो, तो वो हम बोलेंगे कि ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हुआ? ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये हुआ कि हम x1t इनपुट दे रहे हैं तो y1t मिले, मतलब कोई एक इनपुट दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिले, और x2t दे रहे हैं, एक डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं x2t, तो y2t मिले, एक डिफरेंट आउटपुट मिले। और जब हम इन दोनों का कम्बिनेशन एज ए इनपुट दें, x1t प्लस x2t दें, तो ये y1t प्लस y2t मिले। मतलब कि जब कम्बिनेशन ऑफ इनपुट दें तो कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट भी मिले, तो ये हमारा हो जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या एडिटिव प्रिंसिपल। तो हमारा सिस्टम लीनियर कब होगा? जब इस प्रिंसिपल को फॉलो करे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, तो हमारा सिस्टम क्या होगा? लीनियर होगा। और यदि इन दोनों में से किसी एक को भी नहीं फॉलो कर रहा है या फिर दोनों को नहीं फॉलो कर रहा है, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर सिस्टम। If a system verify both superposition as well as homogeneity principle is called linear system. If not verify at least one of these principle or both of them, then it is called as non-linear system. ठीक है, तो दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो लिनियर, और यदि एक ये फॉलो न करे या ये न फॉलो करे या दोनों न फॉलो करें तो क्या होगा? नॉन लीनियर। कोई एक भी नहीं फॉलो करेगा तो भी हमारा सिस्टम हो जाएगा नॉन लीनियर सिस्टम। वेरीफाई दैट सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर। yt is equal to 3xt।
तो लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम बताने के लिए हम दो प्रॉपर्टी को देखेंगे कि ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या नहीं एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो y t इक्वल टू 3xt है, तो हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल के लिए बोला था कि हम xt इनपुट दे के देखेंगे कि y t कैसा आ रहा है, और फिर a xt इनपुट दे के यदि सेम a y t आएगा आउटपुट तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। अब देखिए ये सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम है हमारा, हम इसमें इनपुट दे रहे हैं xt, तो ये y t इज इक्वल टू 3xt मिल रहा है। ठीक है, जब हम xt इनपुट दिए तो y t हमें क्या मिल रहा है, 3xt मिल रहा है, तो 3xt आउटपुट हो गया, ये y t के बराबर हो गया। जैसे ही हमने xt की जगह axt किया, एक कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ, 3xt आउटपुट आना था, तो xt की जगह हमने axt किया, फिर इस axt को हमने a कॉमन ले लिया, इस 3 को इधर किया, तो 3xt a इंटू 3xt हमारा क्या है, y t के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा a y t। तो xt दिया तो y t मिला, axt दिया तो a y t मिला। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। अब देखना है कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा या नहीं। तो x1t इनपुट देंगे तो इसमें देखिए आउटपुट क्या आएगा, 3x1t। ठीक है, ये हमारा y1t मान लेते हैं इसको। x2t इनपुट देंगे तो क्या हो जाएगा, x2t इनपुट देंगे तो y t क्या हो जाएगा, 3x2t, इसको हम y2t मान लेते हैं। और यदि कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इनपुट देंगे x1t प्लस x2t, यदि हम इनपुट x1t प्लस x2t देते हैं तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स x1t प्लस x2t। तो वही सेम चीज़ हुआ, आउटपुट हमारा 3 टाइम्स x1t प्लस x2t हुआ। इस 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा, और y1t हमारा क्या था, 3x1t, तो इसको हम लिख सकते हैं y1t, इसको लिख सकते हैं y2t, क्योंकि y2t हमारा था 3x2t। ठीक है, अब देखिए x1t दिए तो y1t आया, x2t दिए तो y2t आया, x1t प्लस x2t दिए तो y1t प्लस y2t आया। इसका मतलब कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो किया। ये जो सिस्टम है y t इज इक्वल टू 3xt, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो किया, इसलिए ये क्या हो गया, लीनियर। कोई एक नहीं फॉलो करता या दोनों नहीं फॉलो करता तो ये होता हमारा नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई दैट द सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर। हमारा सिस्टम है y t इज इक्वल टू 4xt प्लस 3, तो हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल चेक करते हैं। तो xt दिए तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 4y t प्लस 3, ये हमारा हो गया y t। xt इनपुट दिए तो आउटपुट हमारा आया 4xt प्लस 3, ये हमारा y t हो गया। और यदि हम xt में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए, axt इनपुट दिए अब, तो इसमें जो y t था, इसमें हमारा xt की जगह क्या आ जाएगा, ay t, xt की जगह हमारा आ जाएगा ay t। अब ay t आया तो अब इसमें हम a यदि कॉमन ले लें तो ये 4xt प्लस 3/a आ जाएगा, इसमें तो a है नहीं तो ये 3/a हो जाएगा। तो a कॉमन लेने पे ये y t हमारा क्या था, 4xt प्लस 3 था, यदि 4xt प्लस 3 होता तो ये इसको हम y t लिख सकते थे, तो हमारा a y t हो जाता, लेकिन ये 3/a है, इसका मतलब कि ये नॉट इक्वल टू a y t होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम xt दिए तो y t मिला, axt इनपुट दिए तो ay t नहीं मिला। इसका मतलब कि ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा,
नॉन लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई टी इज इक्वल टू टी एक्स टी। होमोजेनिटी प्रिंसिपल पहले चेक करते हैं। यदि एक्स टी इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, टी एक्स टी। तो ये एक्स टी इनपुट दिए तो क्या मिला, टी एक्स टी। ये हमारा हो गया वाई टी। यदि एक्स टी को हम ए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए तो टी इंटू एक्स टी की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ए एक्स टी। ए एक्स टी को हम क्या लिख सकते हैं, ए से मल्टीप्लाई करके हम टी एक्स टी को एक साथ कर लें तो टी एक्स टी क्या है हमारा, टी एक्स टी है हमारा वाई टी। तो टी एक्स टी को हम वाई टी लिख सकते हैं। तो ये ए वाई टी हो गया। एक्स टी इनपुट दिए तो वाई टी आउटपुट, ए एक्स टी इनपुट दिए तो ए वाई टी आउटपुट। इसका मतलब कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल को ये फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो x1t इनपुट दिए तो यहाँ पे x1t आ जाएगा, मतलब कि t इंटू x1t ये आउटपुट हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं कि ये y1t हो गया। x2t इनपुट दिए तो क्या हो जाएगा, t इंटू x2t, t इंटू x2t। इसको हम बोल सकते हैं कि ये y2t हो गया। यदि हम x1t प्लस x2t दें तो ये हमारा xt की जगह क्या आ जाएगा, x1t प्लस x2t। तो ये t इंटू xt की जगह आ जाएगा x1t प्लस x2t। तो t इंटू x1t प्लस x2t को ब्रेक करके लिख सकते हैं t इंटू x1t प्लस t इंटू x2t। t इंटू x1t क्या है, t इंटू x1t है y1t। तो इसको हम लिख दिए y1t। और ये t इंटू x2t, t इंटू x2t है हमारा y2t। तो ये हो जाएगा y2t। इसका मतलब कि x1t दिए तो y1t मिला, x2t दिए तो y2t मिला, x1t प्लस x2t दिए इन दोनों का कम्बिनेशन तो आउटपुट भी क्या मिला, y1t प्लस y2t मिला, इन दोनों का कम्बिनेशन। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहा है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहा है। तो ये जो सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है वाई टी इज इक्वल टू टी एक्स टी, ये हमारा लीनियर सिस्टम होगा। ठीक है, तो देयरफॉर वाई टी इज इक्वल टू टी एक्स टी हमारा क्या हो गया, लीनियर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट सिस्टम इज लीनियर और नॉट। सिस्टम इज डिफाइंड है हमारा वाई टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी, वाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी से टी एक्स टी डी टी। ठीक है, तो यदि हम x1t देंगे इनपुट तो आउटपुट क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से t x1t dt। ये हमारा क्या हो जाएगा, y t। और यदि x1t की जगह हम a x1t कर दें तो ये हो जाएगा हमारा xt की जगह a x1t हो जाएगा। सॉरी, ये x1t हमने ले लिया तो कंफ्यूज होइएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से t xt की जगह हमने a x1t ले लिया तो ये a x1t हो गया dt। ये कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से t x1t dt हो जाएगा। तो ये a इंटू वाई टी हो जाएगा। वाई टी हमारा क्या था, माइनस इन्फिनिटी से t इंटीग्रेशन x1t dt। तो ये हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए x1t इनपुट दिए तो आउटपुट क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से t x1t dt, माइनस इन्फिनिटी से t x1t dt। इसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं y1t से। x2t दिए इनपुट तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से t x2t dt, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से t x2t dt। इसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं y2t। ठीक है, जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिए इनपुट x1t प्लस x2t तो ये xt की जगह क्या हो जाएगा, x1t प्लस x2t। तो ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से t xt की जगह हो जाएगा x1t प्लस x2t dt। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना, इसको ब्रेक करके हम दो इंटीग्रल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से t x1t dt प्लस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से t x2t dt। ये वैल्यू क्या है,
ये वैल्यू है देखिए y1t। ये वैल्यू क्या है, ये देखिए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी x2t dt, ये हमारा y2t है। तो इसको हम लिख सकते हैं y1t प्लस y2t। तो जब x1t दिए आउटपुट y1t, x2t दिए इनपुट आउटपुट y2t, जब x1t प्लस x2t दिए इनपुट आउटपुट क्या मिला y1t प्लस y2t। इसका मतलब कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहा है और होमोजेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा सिस्टम लीनियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द सिस्टम इज लीनियर और नॉट। सिस्टम रिप्रेजेंटेड है yt इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ xt। xt यहाँ पे रियल पार्ट जब बोल रहा है तो xt हमारा क्या है, हम कोई इमेजिनरी सिग्नल कंसीडर कर सकते हैं। तो लेट xt इज इक्वल टू एफ टी प्लस जे जी टी। एक्स टी हमारा ये कोई इमेजिनरी नंबर है, इस इमेजिनरी नंबर का जो रियल पार्ट है वो एफ टी है, प्लस जे जी टी हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो जब हम x1t इनपुट देंगे, जब x1t हम इनपुट देंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा yt हमें मिलेगा रियल पार्ट ऑफ xt। yt हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ xt। और रियल पार्ट ऑफ xt हम जब x1t दिए हैं इनपुट, x1t दिए हैं, ओह सॉरी, इसको x1t नहीं, इसको xt ही कंसीडर करिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको xt दिए तो हमें क्या मिलेगा, yt मिलेगा। yt हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ xt, रियल पार्ट ऑफ xt। तो इस xt को हमने डिफाइन किया था एफ टी प्लस जे जी टी। यदि हम xt की जगह एफ टी प्लस जे जी टी रखेंगे और उसका रियल पार्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट यही आएगा एफ टी। तो मतलब हमारा yt क्या आ गया, एफ टी आ गया। यदि हम xt में a कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, a xt करें, तो हमें रियल पार्ट क्या मिलेगा, रियल पार्ट ऑफ a xt मिलेगा, a xt मिलेगा। लेकिन हम a की जगह एक इमेजिनरी जो होता है j, उसको हम कंसीडर कर लें a की वैल्यू को, तो ये जे ए टी जब होगा तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जे एक्स टी। जब जे एक्स टी हमारा क्या है, एफ टी प्लस जे जी टी। जब इसमें हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे एफ टी हो जाएगा, जे एफ टी हो जाएगा, और ये प्लस जे स्क्वायर जी टी हो जाएगा, प्लस जे स्क्वायर जी टी हो जाएगा। जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये माइनस जी टी हो जाएगा। और जब इसका हम रियल पार्ट लेंगे, और जब हम इसका रियल पार्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जी टी। तो देखिए वाई टी क्या निकला था, एफ टी। अब जब हम जे की वैल्यू ए की वैल्यू जे ले लिए तो हमारा जो जे एक्स टी दिए तो हमें जे वाई टी मिलना चाहिए था, लेकिन क्या मिला, माइनस जी टी मिला। माइनस जी टी जो है क्या है, नॉट इक्वल टू वाई टी है, नॉट इक्वल टू जे वाई टी है, जे वाई टी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन लीनियर सिस्टम हो गया। तो नॉन लीनियर सिस्टम कोई एक भी प्रिंसिपल या तो होमोजेनिटी ना फॉलो करे, या फिर सुपरपोजिशन ना फॉलो करे, या फिर दोनों ना फॉलो करे, कोई एटलीस्ट एक जो है प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, तो ये नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा। तो वाई टी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ एक्स टी एक नॉन लीनियर सिस्टम हो गया। थैंक यू।